हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वन एम वन्य जीव संसाधन। हम सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है इस पर बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं। बहुत सारे लिविंग बींग्स मतलब प्लांट्स, मतलब एनिमल्स, मतलब ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे रहते हैं और ये एक तरह के इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये सभी किसी न किसी वे में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हमारे प्लैनेट में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि ह्यूमन बींग्स ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं जो अर्थ पे ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करते हैं जिसके कारण ह्यूमन बींग्स सर्वाइव करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो हम सांस ले सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर को प्योरीफाई करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के क्लिनजिंग एलिमेंट्स है, तो हमारे लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेस्ट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये इकोसिस्टम में ही नहीं बल्कि हमारे लिए एयर को प्योरीफाई करने का भी काम करते हैं। इसी के अलावा प्लांट्स का दूसरा यूज ये है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। इसका मतलब कि बाकी सारे लिविंग बींग्स जो हैं उनके लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्राथमिक प्रोड्यूसर्स हैं ये, जो खाना बनाते हैं, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं और दूसरे लिविंग बींग्स के लिए भी फूड अवेलेबल कराते हैं, एनिमल्स के लिए भी साथ साथ ह्यूमंस के लिए भी। अब हमको ये सब पता ही है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, अब इंडिया इज वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर आल्सो देयर। अब इंडिया में इतनी वैरायटी होने का रीजन क्योंकि इंडिया अपने आप में एक डाइवर्स क्लाइमेटिक नेचर का है। मतलब इंडिया में आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, बहुत सारी रिवर्स भी मिलेंगी, डेजर्ट भी मिलेगा, कोस्टल एरियाज भी मिलेंगे, प्लेट्यू रीजन भी मिलेगा। तो जब रीजन इतने डिफरेंट हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने डिफरेंट हैं, तो फ्लोरा एंड फौना तो डेफिनेटली बहुत सारी मिलेगी। तो इंडिया जो है वो लकी है, या कह सकते हैं कि इंडिया में एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज जो हैं वो बहुत ही अबंडेंटली अवेलेबल हैं। भारत वर्ल्ड के उन देशों में से है जहां पर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये तो हुआ हमारा बिगनिंग का कंटेंट और इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं मुद्दे पर जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपसे दो चीजें पूछते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, या हम कहें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन क्यों जरूरी है भाई? क्यों करें हम कंजर्व? नहीं करना हमें तो कंजर्व। तो हमें जीना है, हमें सांस लेना है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना है, तो हमें इनको कंजर्व करना ही पड़ेगा। इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर हमें अर्थ पे लाइफ को बना के रखना है, ह्यूमन बींग्स को जिंदा रखना है, तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स या नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारी लाइफ का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी के चलते, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कम हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इतने बढ़ते जा रहे हैं कि वो जंगलों को काट रहे हैं, वो एनिमल्स को मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं ये कम होती जा रही हैं। बेसिकली वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब हम किस चीज को कंजर्व करते हैं? जो कम होती जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा क्यों था? क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों के कंपैरिजन में कम थी। इसी तरह से अब हमारे पास टाइगर कम है तो टाइगर बचाओ, राइनो कम है तो राइनो बचाओ, एलिफेंट कम है तो एलिफेंट बचाओ, पेड़ कम है तो पेड़ बचाओ। इसीलिए हमारे कंजर्वेशन के जो वेज हैं वो ज़रूरी हैं। तो हमारे कंजर्वेशन को इम्पोर्टेंस देने के लिए 1972 में आया हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको दिमाग में घुसा लेना, 1972 में आया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में आता है कि ईयर बताओ कौन सी ईयर में आया, तो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। अब भैया ये प्रोविजन आया तो मतलब क्यों आया, क्या लेकर आया अपने साथ? क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस या इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट मतलब कि जो हमारे नेचर ने जो हमें दिया है, जिस कंडीशंस में हम सब रह रहे हैं, उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना। नेचुरल हैबिटेट को, मान लो जंगल में जानवर रह रहे हैं, अब आप जंगल ही काट दोगे तो क्या वहां पर जानवर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किसी दलदल में अगर कुछ रेप्टाइल्स रह रहे हैं, अगर आपने उस दलदल को फिल करके वहां पर पत्थर डाल के वहां पर रोड या फ्लाईओवर्स बना दिए तो क्या वो वहां पर सरवाइव कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। तो यही जो लिविंग कंडीशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, उन्हीं को हम हैबिटेट कहते हैं। अब इसमें क्या किया गया, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, कौन सी ईयर का, 1972 का, इसमें एक और लिस्ट बनाई गई जिसमें प्रोटेक्टेड स्पीसीज का नाम मेंशन किया गया। भाई इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ह्यूमन का नहीं था नाम, क्योंकि ह्यूमन को प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन से सबको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसमें लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन सी स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी क्या था, हंटिंग को बैन करो भैया। शिकार, जो पुराने ज़माने में जो अंग्रेज़ आकर यहाँ पर शिकार कर करके हमारे कितने जानवरों को मार, उनके लिए गेम था कि जंगल में जाओ और शिकार करो, गोली से मार दो जानवर को। इसीलिए इसमें क्या किया गया, हंटिंग को यानी कि शिकार को बैन कर दिया गया। दूसरी चीज, अब शिकार क्यों करते हैं लोग, पहले लोग करते थे शौक के लिए, शिकार रॉयल्टी का सिंबल समझते थे। बाद में शिकार करना शुरू किया लोगों ने इलीगल ट्रेडिंग के लिए, मतलब जानवरों को मारा, फिर उनके स्किन, उनके हॉर्न्स, उनके दांत और पता नहीं क्या क्या बेचना शुरू कर दिया। इसी को स्मगलिंग या इलीगल ट्रेडिंग या पोचिंग भी कहते हैं। तो इसको भी बैन किया गया। यानी कि आप ये मान लो कि जानवरों की बिक्री और खरीद को बैन कर दिया गया, उनको स्मगलिंग कंसिडर कर दिया गया, इलीगल या गैर कानूनी कंसिडर कर दिया गया। समझ में आ गया। इसी के अलावा हमारी जो सेंट्रल स्टेट्स, अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, इसी के चलते हमारे अब सेंटर और स्टेट ने भी कुछ स्टेप्स तो ले नहीं थे, तो हमारे स्टेट्स ने और सेंटर्स ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को बनाया। ठीक है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को बनाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। जैसे मैंने अभी बताया किस किस को बचाना था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एक क्रोकोडाइल। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को बचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए। इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स की फॉर्मेशन करी, मतलब बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को बनाया। इसके साथ साथ इसी के अंडर में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी लॉन्च हुए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन, ब्लैक बग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को बचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्शंस को लॉन्च किया गया या डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। इसके अलावा ये जो एक्ट है ये हमारे कंट्री के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्शन देगा, स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्शन देगा, और ये पूरी कंट्री में एप्लीकेबल हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा इसके लिए एक शेड्यूल भी जारी किया गया, मतलब जो आपके सिलेबस में नहीं है पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल में मेंशन किया गया है इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो आया इसी के अगली साल, मतलब 1972 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1973 में हमारा आया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब किसके लिए बनाया प्रोजेक्ट टाइगर भैया, टाइगर को बचाने के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि टाइगर को बचाना तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैम शेर तो हमें खा जाएगा, क्यों बचा रहे हो उसको? तो शेर को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में शेर जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस में पढ़ा है ना आपने, साइकिल, वेब फूड साइकिल पढ़ी है, फूड साइकिल ही बोलते हैं ना उसको, वेब चार्ट जो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की, शेर जो है उसने हिरन को खाया, हिरन ने क्या किया, घास को खाया, डिफरेंट डिफरेंट वे। ठीक है, तो फिर घास से दोबारा कुछ प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो साइकिल होती है इसको मेंटेन करने में हमारे टाइगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब ऐसा क्यों किया मैम, प्रोजेक्ट टाइगर ही क्यों किया, प्रोजेक्ट डॉग क्यों नहीं किया? अब इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइगर्स की संख्या जो है वो डे बाय डे 20th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा कम होने लग गई। टाइगर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लग गए, इसीलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। ये पेलमाउ टाइगर रिजर्व बनाया गया, कहाँ पर? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। ठीक है, 1973 में। नेक्स्ट है, ये किसके अंडर में बना बेटा? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में बना। अब इसका पर्पस क्या था? बहुत इजी है मैम, पर्पस तो सिंपली था कि प्रोजेक्ट टाइगर है मतलब टाइगर को बचाने के लिए किया। लेकिन क्यों किया? ताकि टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, टाइगर्स विलुप्त ना हो जाए। एंडेंजर्ड है, खतरे में तो है वो, तो एंडेंजर्ड है लेकिन वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इससे बचाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अब ये इनिशिएटिव जो है ये ऐसा ही वेस्ट नहीं हुआ
हमारा ये इनिशिएटिव हमारी कंट्री में एक अच्छी खासी सक्सेस लेकर आया और बहुत सारे रीजन्स में टाइगर्स को प्रोटेक्शन मिली और डेफिनेटली टाइगर्स का जो नंबर था उसमें धीरे धीरे क्या होने लग गया, इम्प्रूवमेंट होने लग गया। तो 1973 में अथॉरिटीज को रियलाइज हुआ, रिवाइज करा देती हूँ एक बार, 1973 में आया कौन सा हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें अथॉरिटीज को रियलाइजेशन हुआ कि टाइगर्स का नंबर कम हो रहा है, बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या किया गया, हंटिंग और पोचिंग जो हमने वाइल्ड लाइफ में पढ़ा था सेम है, हंटिंग और पोचिंग को बैन किया गया। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन बोन्स को बैन किया गया। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन से कुछ डिफरेंट क्लोथ्स या कुछ बनता है और जो टाइगर की जो बोन्स है उसको कुछ मेडिसिनल यूज के लिए इलीगली ट्रेड किया जाता था, तो इसको भी बैन किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर ने टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिटेट फॉर्मेशन करी। हैबिटेट फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया था, जंगलों में ऐसी कंडीशंस क्रिएट की गई जहां पर टाइगर्स जो है वो इजीली सर्वाइव कर सके। क्लियर है इतना? तो फिर दोबारा हंटिंग और पोचिंग पे जब बैन हुआ तो टाइगर्स का नंबर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया और ये हमारा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वनों का वर्गीकरण। वनों को कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में या फॉरेस्ट को कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट या जिनको हम आरक्षित वन भी कहते हैं। ये जो फॉरेस्ट है, हमारे आधे से भी ज्यादा फॉरेस्ट हैं जो इंडिया के, उनको हमने रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर किया हुआ है। ये रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर घने जंगल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा होता है और यहाँ की फ्लोरा एंड फौना भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और यहाँ की जो लकड़ी है बहुत ही मूल्यवान मानी जाती है। इसीलिए हमारे देश के आधे से ज्यादा वन जो है, जो फॉरेस्ट है, उनको हमने रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है। सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो आते हैं हमारे, उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट भी रक्षित वन भी कहते हैं। रक्षित वन कौन से होते हैं या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जो कुल वन क्षेत्रफल का, मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 होता है। इन वनों को और अधिक खत्म होने से बचाने के लिए इनकी प्रोटेक्शन करी जाती है। दे आर नॉट सो डेंस, बहुत गहरे नहीं होते ये, लेकिन इनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि ये कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, क्योंकि इनमें कमी आ रही है और ये जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट किया है ताकि ये वन जो है वो बने रहे। लास्ट हमारे जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, जिनको अनलिस्टेड फॉरेस्ट या अवर्गीकृत वन भी कहते हैं। इसमें बाकी के सारे वन कि सरकार के अंडर में जितनी भी जमीन है, चाहे वो बंजर है, चाहे वो व्यक्तियों के पास है, चाहे वो समाज के पास है, चाहे वो ग्रीन बेल्ट वाला एरिया है, उस सारे एरिया को अवर्गीकृत ग्रुप में रखा गया है। ये सारे वो फॉरेस्ट हैं। क्लियर है? इसके बाद अब एक रिकैप करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जिसमें बोर्ड से क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये अब करंट टॉपिक भी है, क्योंकि जिस स्टेज पे ह्यूमन बींग्स आज हैं, हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको आपको कंप्लीट करना ही करना है। एटलीस्ट प्रिपेयर 5 to 6 पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक। ये आपको अच्छे से प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए कि आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं या गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। दूसरा टॉपिक इज जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट है 1972 वाला, एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्ट टाइगर 1973 वाला। दीज 3 और 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी इस चैप्टर में और सिर्फ आपको रीडिंग करने की जरूरत है। जस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स एंड प्रिपेयर एटलीस्ट 5 पॉइंट्स फ्रॉम ईच टॉपिक, देन योर चैप्टर इज डन। सो हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग।